हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 4 का संबंध है 21 के साथ में, उसी प्रकार से 5 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 4 से यहाँ पर 21 कैसे बना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 4 से यहाँ पर 21 बन जाएगा कैसे। यदि हम इस 4 का सबसे पहले क्या कर दें, 5 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 5 चौके 20। और ध्यान से देखिए, यदि हम इस 20 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 20 और 1 मिलकर बन जाएगा 21। और ध्यान से देखिए 21 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 5 के अंदर और इस 5 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 4 की तरह इस 5 का भी हम क्या कर देंगे, 5 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 5 25। ठीक है, और यहाँ पर 20 के अंदर +1 करके यहाँ पर 21 लिखा गया है। उसी प्रकार से इस 25 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे तो 25 और 1 मिलकर बन जाएगा 26। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 26। अब हमें देखना है कि संख्या 26 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 26 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 3 के बाद में 6 के बाद में 10 के बाद में 15 के बाद में 21 और 21 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 3 के बाद में संख्या दी गई है 6। तो मेरे भाई 3 से 6 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 के बाद में संख्या दी गई है 10। तो मेरे
मेरे भाई 6 से 10 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें, तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 के बाद में कितना दिया गया है, 15। तो 10 से 15 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें, तो 10 और 5 मिलकर बन जाएगा 15। इसी प्रकार से आगे देखिए 15 के बाद में दिया गया है 21, तो 15 से 21 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें, +6 कर दें, तो 15 और 6 मिलकर बन जाएगा 21। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 21 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो मेरे भाई 21 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर ये जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, +3, उसके बाद में क्या हुआ, +4, उसके बाद में क्या हुआ, +5, उसके बाद में क्या हुआ, +6, यानी कि यह संख्या कंटिन्यू चल रही है, यानी कि 3, 4, 5, 6। अब 6 के बाद में क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि मेरे भाई हम इस 21 के अंदर है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम इस 21 के अंदर है यहाँ पर जो +7 हुआ है इसको ऐड कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 21 और 7 मिलकर बन जाएगा 28, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 28। अब हमें देखना है कि 28 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 28 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है, और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सभी क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी कूट भाषा में डीटीपी को 40 और आरबीजी को 27 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ईएलपी को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि डीटीपी को यहाँ पर 40 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि आरबीजी को यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। फिर से इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ईएलपी को किस प्रकार से लिखा जाएगा या फिर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पता करेंगे कि डीटीपी को यहाँ पर 40 कैसे लिखा गया है। तो जब भी आपको अल्फाबेट लेटर दिया जाए और आपको नंबरिंग ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहला लेटर है डी, डी आता है 4 नंबर पर,
उसके बाद में क्या है टी, टी आता है कितने नंबर पर 20 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है पी, पी आता है कितने नंबर पर 16 नंबर पर है। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार हम क्या कर देंगे इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 20 हो जाएगा 24, 24 और 16 मिलकर बन जाएगा 40। और ध्यान से देखिए 40 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है, यानी कि DTP से 40 लिखा गया है। कैसे? तो मेरे भाई सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग, और जो भी संख्या आई है उन सभी को आपस में जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है 40। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि RBG से यहाँ पर 27 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है R, R आता है कितने नंबर पर 18 नंबर पर है। R के बाद में क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए R के बाद में है B, B आता है कितने नंबर पर 2 नंबर पर है। B के बाद में क्या है G, G आता है कितने नंबर पर 7 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 और 2 मिलकर बन जाएगा 20, 20 और 7 मिलकर बन जाएगा 27। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि ELP को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें अल्फाबेट लेटर दिया गया है, सबसे पहले E, उसके बाद में उसके बाद में L और L के बाद में P। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए E आता है कितने नंबर पर 5 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। उसके बाद में क्या है मेरे भाई E के बाद में है L, L आता है कितने नंबर पर 12 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। उसके बाद में क्या है P, P आता है कितने नंबर पर 16 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 और 5 मिलकर बन जाएगा 17, 17 और 16 मिलकर बन जाएगा 33, यानी कि ELP को लिखा जाएगा 33। अब हमें देखना है कि 33 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 33 हमें दिया गया है ऑप्शन C के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 25 का संबंध है 51 के साथ में, उसी प्रकार से 30 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 25 से यहाँ पर 51 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 25 से यहाँ पर 51 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 30 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि 25 से यहाँ पर 51 कैसे बनाया गया है। तो मेरे भाई 25 से यहाँ पर 51 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 25 का किया गया है 2 के साथ में गुणा। तो यहाँ पर देखिए 25 का 2 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 25 दूना 50। और ध्यान से देखिए यदि हम इस 50 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें, तो 50 और 1 मिलकर बन जाएगा 51। और ध्यान से देखिए 51 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 30 के अंदर, और 30 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इसी 25 की तरह इस 30 का भी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले 2 के साथ में
गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 30 दुआ के 60 है। और यहाँ पर जिस प्रकार से 50 के अंदर प्लस 1 करके यहाँ पर लिखा गया है 51 है, उसी प्रकार से हम इस 60 के अंदर भी क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो मेरे भाई 60 और 1 मिलकर बन जाएगा 61 है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 61 है। अब हमें देखना है कि संख्या 61 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 61 में दी गई है ऑप्शन है ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर डी बी से यहाँ पर 36 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से डी बी से यहाँ पर 36 लिखा गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ई डी से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको पता करना है कि डीबी से यहाँ पर 36 कैसे लिखा गया है। तो जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए पहला लेटर है डी, डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है बी, बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। अब मेरे भाई इन दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 36 बन जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लें तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। और मेरे भाई यदि हम इस 6 का इसी 6 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6 छंगा 36। और ध्यान से देखिए 36 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे ईडी के अंदर है और ईडी से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो देखिए पहला लेटर है ई, ई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। ई के बाद में क्या है डी, डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई 5 और 4 मिलकर बन जाएगा 9। अब यहाँ पर जिस प्रकार से दोनों को यानी कि 4 और 2 को जोड़ा तो कितना है 6, और 6 का गुणा 6 के साथ में ही किया गया है। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और इस 9 का भी हम क्या कर देंगे, इसी 9 के साथ में गुणा कर देंगे। तो 9 का गुणा 9 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 की 9 की 81। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 81। अब हमें देखना है कि संख्या 81 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 81 हमें दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1955 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1949 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1941 में, और ऑप्शन डी है
वर्ष 1951 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1951 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है बोध गया में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी है सांची में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और मेरे भाई आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के अंदर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है बिहार राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में क्या पाया जाता है? वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। पवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है असम राज्य में, ऑप्शन सी है त्रिपुरा राज्य में और ऑप्शन डी है नागालैंड राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है असम राज्य में, ऑप्शन सी है त्रिपुरा राज्य में और ऑप्शन डी है नागालैंड राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सिमजिनी वाद्य यंत्र से, ऑप्शन बी है बांसुरी वाद्य यंत्र से, ऑप्शन सी है सरोद वाद्य यंत्र से और ऑप्शन डी है शहनाई वाद्य यंत्र से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जुबिन मेहता का संबंध है सिमजिनी वाद्य यंत्र से। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद में सूख जाती है? तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद में सूख जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से सरस्वती नदी है जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद में सूख जाती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व में मछली उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए चीन देश में, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी है भारत देश में और ऑप्शन डी है वियतनाम में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व में मछली उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है चीन देश में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि श्रीशैलम बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्न में से तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य का, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य का, ऑप्शन सी है हरियाणा राज्य का और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि तमाशा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।